कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, एक्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घटपड़ी या पिचर पादप। जो पिचर पादप है ये विषमपोषी और स्वपोषी दोनों ही है, इसको घटपड़ी भी बोलते हैं। शैवाल ऐसा नहीं होगा, अमरवेल ऐसा नहीं होगा, कवक ऐसा नहीं होगा। ठीक, देखिए घटपड़ी ये इसको पिचर पादप बोलते हैं। ये एक कीटभक्षी पादप है। यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी भी होता है। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है। जो शैवाल है वो पादप जगत का सबसे सरल, कैसा है, सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। कौन? शैवाल। अमरवेल देखिए ये पादप परजीवी है। जो अमरवेल है ये पादप परजीवी है। अमरवेल किसी दूसरे स्वपोषी जैसे पादप हैं, ठीक है, जैसे कि बेर बबूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता। तो जो अमरवेल है वो दूसरों पर निर्भर है, जैसे कि बेर बबूल, ठीक है, ऐसे इनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। अमरवेल में क्या नहीं होता, अमर जो बेल भाई अमर है वो भाई, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब जैसे कि कवक है, कवक अपना जो पोषण है मृत, ठीक है, जो कवक है वो अपना जो पोषण मृत सड़े गले जैव पदार्थों से प्राप्त करते तथा मृतजोपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजोपी कहलाते हैं। तो मृतोपजीवी कौन कहलाता है? कवक कहलाते हैं, ठीक है, और ये सड़े गले जैव पदार्थों से अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया जाता है। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंद डालते हैं, पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। आप तीसरी परख नली में विलयन सी के कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। तो ये क्या है, पहले में जो हल्का था वो गहरा हो जाता, फिर दूसरे में बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, तीसरे में हरा रंग हो जाता है। ये चल क्या रहा है? तो देखिए, सबसे पहले में हम क्या हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, ठीक है। अब उदासीन वाले में क्या हो रहा है, उदासीन वाले में कोई रंग ही नहीं बदला तो वो उदासीन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हल्के से गहरा हुआ तो ये अम्लीय है, और इसमें रंग ही चेंज हो गया तो ये क्षारीय हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, कोई पदार्थ है, ठीक है, अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लिटमस आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। जैसे कि हल्दी है, गुड़हल है की जो पंखुड़ियाँ हैं वो लिटमस आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या हैं, सूचक हैं। गुड़हल का पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा, ठीक है, जो गुड़हल के जो पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मैजेंटा और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। क्षारीय विलयन को कैसा कर देता है, हरा कर देता है, जबकि उदासीन विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, गुड़हल की पंखुड़ियों का, ठीक है, कलर का, विलयन का, ऐसे याद रखो। अब देखिए थोड़ा, किसी अवशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो जैसे कि आपको इतना दे दिया, देखिए शोधन संयंत्र में निहित जो प्रक्रम का क्रम है वो देखिए, सबसे पहले बड़ी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक बैग, ठीक है, बड़ी वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक बैग का अवशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग का अवशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। अवशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन ट्रैक में प्रवेश करता है। आवक अवशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ के नीचे बैठने दिया जाता है। मध्य ढलान लिए गए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया, अपवंक को हटाया और कलशी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई है। तो ये है दोस्तों, ये तो बड़ा काफ़ी कठिन है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है क्या, समझ में आए। जैसे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी अवशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है।
अब यहाँ पर ग्रीस जैसे कि पहले में ग्रीस की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जल की बात हो रही, ध्यान से देखना। और तीसरे में मध्य ढलान, ये क्या है, क्या है ये समझ में नहीं आया क्या है। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल, आप पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल। आप ग्रीस भी जानते होंगे, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस भी इसी से ऐसा ही होता है, चिकना सा होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, गैराज वगैरह में मिल जाता है ग्रीस, ठीक है। तो वो चिकना सा पदार्थ होता है। जब किसी के घुटनों में ग्रीस कम हो जाता है तो वहाँ पर लगाने को भी कहते हैं, और एड़ी वगैरह फट जाती है तभी ग्रीस हम लोग लगा लेते हैं। तो वो ग्रीस है, ठीक है। अब ग्रीस को हम कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए जो ग्रीस है, ठीक है, जैसे कि शोधन संयंत्र में देखिए, कोई शोधन, हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ करेंगे शोधन संयंत्र में, कैसे कोई पदार्थ बेकार से उसको हम सही बनाएंगे, कैसे, देखिए जैसे कि बड़ी वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक बैग या अवशिष्ट जल को हम स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक बैग है या अवशिष्ट जल से हम क्या करते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। फिर अवशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है, ठीक है। आवक अवशिष्ट जल की गति कम करते हैं। फिर रेत बजरी और कंकड़ के नीचे बैठने दिया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेप ये हो गया। फिर चौथा स्टेप में मध्य ढलान लिए गए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, अपवर्क को हटाया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई है, इस प्रकार से। तो आपको बस ऐसे ही समझना है इस प्रश्न को ना। ये प्रश्न कठिन है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, क्या पता इस ऐसे ही प्रश्न कोई और टाइप से बना दिया जाए, ठीक है। तो बस आपको सारे स्टेप देख लेने और लास्ट में आपको यही देखना है कि हट गया या कलछी से छान लिया, ये लास्ट का स्टेप होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। जैसे कि चाय बनाते हैं स्टोव पर, ठीक है, हम चाय बनाते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या चीज़ रह जाता है, हमें छानना रह जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे कोई शोधन वगैरह वाला क्वेश्चन आया तो लास्ट में आपको छानने टाइप का आपका करके आपको मिलान कर लेना और वही क्वेश्चन आपका आंसर राइट हो जाएगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। एक सेल और एक स्विच वाले एक परपथ को सर्किट बोलते हैं कि खुले सिरों के तारों को दो सिरे हैं, खुले सिरे को तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है, इस प्रकार। आप देखिए कैसे, तो इसमें क्या है, देखिए कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आपको इतना सारा क्वेश्चन दे दिया है, ये आपको कथन दिया है और ये इसका जैसे कि यहाँ पर ये आपका कुछ पॉइंट दिया है, आप कथन या अपकथन कुछ भी मान लो। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 5 सेमी लंबाई तथा 3 mm मोटाई वाली तार है, ठीक है। 5 सेमी लंबाई तथा 3 mm मोटी वाली तार है। और बी में क्या कहा, 5 सेमी लंबाई और 7 mm मोटाई वाली तार है। अब 2 बार कह रहा है कि एक सेल है, एक स्विच वाले एक पर्पस सर्किट के खुले सरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों में जोड़ा गया, ये आपके दे दिए हैं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है, बताओ कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरा इस व्याख्या को समझेंगे। एक सेल और एक स्विच वाले एक पर्पथ सर्किट के खुले सिरों की तारों को एक के बाद 5 सेमी लंबाई और 3 मिमी मोटाई वाली तार तथा 5 सेमी लंबाई और 7 मिमी मोटाई वाली तार से जोड़ा गया, ठीक है। 5 सेमी लंबाई और 7 मिमी मोटाई वाली तार में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी वाली तार से जोड़ा गया, ठीक है। तो मोटाई वाली तार से जोड़ा गया तथा तो 5 सेमी लंबाई और 7 मिमी मोटाई वाली तार में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे ये बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपका तार मोटा है, अभी 7 सेमी बोल रहा है, तो मतलब ये जो तार है इससे ना परिणाम उसके तार के पदार्थ की ऊष्मा पर निर्भर करेगी। आपको बात समझ आई, ठीक है। ऐसे पॉइंट को आपको याद रखना है, जितना मोटा तार उतना ही आपकी ऊष्मा अवशोषित वगैरह, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। बिना भुजा चूना, इसको क्विक लाइम जल के साथ अब प्रतिक्रिया करें, भुजा चूना स्लैग लाइम उत्पन्न करता है। अब जैसे कि हम पूरा ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। बिना भुजा चूना जल के साथ प्रतिक्रिया करके भुजा चूना उत्पन्न करता है। तो देखिए अब अगला, भुजा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। भुजा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है।
अब आप बताइए, तो R1 R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मेरे को ये समझ में आया। ये वाला आपका राइट होगा, संयोजन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। अब ये क्या है देखिए, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना CaO जल के साथ अभिक्रिया करके भुजा चूना क्या है, CaOH2 बनाता है। इस प्रकार इस एक संयोजन अभिक्रिया देखें, CaO प्लस H2 डैश Ca कोष्टक में OH2, इस प्रकार, ठीक है। भुजा हुआ चूना Ca कोष्टक में OH2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, Ca कोष्टक में OH2 प्लस CO2 डैश CaCO3 प्लस H2 नॉट ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपयुक्त स्थिति के अधीन संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भुजा हुआ चूना, ठीक है, CaOH2, ठीक है। इस प्रकार से आपको सूत्र भी याद रखने हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है। पिंचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। अब बताइए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। कैसे? पिंचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, ठीक है। पिंचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। नहीं होता मतलब होता होगा, ठीक है, होता होगा, होता होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही, ए सही है, आर गलत है। अब देखिए, कुछ ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, ठीक है। पिंचर प्लांट, इसको घटपड़ी क्या बोलते हैं? पिंचर प्लांट है, इसको घटपड़ी के घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना पत्ती का रूपांतरित भाग होते हैं। जब कोई कीट घड़े के प्रवेश करता है तो उसमें रोमों के बीच फंस जाता है तथा घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सांडियो कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण। पिंचर प्लांट हरे रंग का होता है जिसमें अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। आमतौर पर ऐसे पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब जैसे कि दलदली मिट्टी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, ठीक है, कम होगी ऐसे। अब देखिए, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़ कर भक्षण करता है, ठीक है। अब देखिए, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं? विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत का अच्छे चालक दे, नींबू का रस, सिरका हो जाएगा, सिरका टोटी का जल, क्या? टोटी का जल। अब देखिए, नींबू का रस है, ठीक है, और सिरका टोटी का जल ऐसे द्रव्य हैं जो विद्युत के अच्छे चालक हैं क्योंकि इसमें अनेक अम्ल, क्षार और लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए यह जल विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसके विपरीत आशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है, ठीक है। तो आपको ये बात नोट कर लेना, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग से फिसल जाती हैं, तो आप इसे याद रखना। अब देखिए, एक कंटेनर है ए में 10 लीटर पानी, जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। एक में पानी है, एक में सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस पर था और दोनों कंटेनरों को अब 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंटेनर को अब 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, बी में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में समान गर्मी स्थानांतरित होगी, ए और बी दोनों में कोई गर्मी स्थानांतरित नहीं होगी। अब आप सोचिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। ए ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, आपका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगर इस प्रश्न को नहीं पढ़ते तो हम लोग तेल वाला ज़्यादा
आंसर लगाते हैं। तेल को हम ज़्यादा गर्म मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तेल गर्म नहीं है, यहाँ पर पानी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ते देखिए। कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है, ठीक है, जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस पर था। दोनों कंटेनर को जब 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, क्योंकि द्रव के तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण पानी में तेजी से होगा। इस प्रकार कंटेनर ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, मतलब पानी में अधिक होगी, तेल में कम होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका आंवला का तेल, सूरजमुखी का तेल और पानी पूछा, तो आपने ये प्रश्न कर लिया, कुछ भी दे दें पानी का ज़्यादा होगा और बाकी सब चीज़ों का कम होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। शिकार ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा रंध्र। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रंध्र। अब देखिए रंध्र पत्तियों, तनों, पौधों के अन्य भागों के अधिचर्म एपिडर्मिस में पाए जाने वाला एक छिद्र है, जो गैस छिद्र होते हैं। ठीक है, गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र द्वारा होती है। जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो किसके द्वारा होती है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप क्या करोगे? रंध्र। ठीक है, ऐसे भी आप ऑप्शन चूज कर लेना। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या है? फिल ऑन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी रिक्त स्थानों को भरिए। ये आपका 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 का पेपर है, जिसमें विज्ञान पोर्शन। ठीक है, 2022 का ऑफिशियल पेपर है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लवण प्राप्त किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब तो यहाँ पर कुछ अजीब ही क्वेश्चन दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर लवण, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, क्षार, अम्ल, ये क्या है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो आप देखिए, इसको समझ लेते प्रश्न को। जैसे कि लवण किया गया है, लवण प्राप्त किया गया है, लवण, क्षार, अम्ल। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgOH2 और अम्ल कौन सा? HNO3। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है KOH और अम्ल का है H2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट CaOH2, इसमें क्या हो जाएगा? HNO3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था? ऐसे आपका प्रश्न दिया होगा, ये आपका पूरा प्रश्न ऐसे लिख के दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर तो प्रश्न को समझने में, सोचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ऐसे प्रश्न आ सकता है दोबारा। तो इस प्रश्न को आप देख ही समझिए, ऐसे प्रश्न दिया होगा। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर डी है। ठीक है, डी है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है? मैग्नीशियम, अब जैसे ए का आपका मैग्नीशियम दे दिया, ठीक है, HO2, तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये पूरा सूत्र बनेगा ए। ठीक है, अब बी में देखिए, बी में क्या है? KOH। ठीक है, और बाकी KOH दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर बी का पोटेशियम का क्या दिया? पोटेशियम का आपका KOH होगा। ठीक है, KOH होगा। नहीं, आप इधर से ऐसे करके पहचानना है कि पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा, बी में क्या होगा, तो KOH होगा। ठीक है, अब सी में क्या है? सी में आपका ये है, सी में आपको ऐसे मिलान करना है, तो सी में हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NHO3 हो जाएगा। ऐसे करके आपको मिलान करके इस प्रश्न का हल करना है। तो जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे जुड़े और जो फैक्ट्स हैं और आएंगे, जैसे मैग्नीशियम आपको बताया, पोटेशियम बताया, कैल्शियम बताया, ये इनसे संबंधित और भी कोई प्रश्न बनेगा, उसकी हम एक सेपरेट लेके आएंगे। एक प्रश्न आ सकता है इसमें से। एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन दिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे, एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उससे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही। ठीक है,
स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी द्वारा लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। ठीक है, ये एक लॉजिकल टाइप का है। जैसे कि हम कैमरे से किसी का फ़ोटो खींचते हैं, कैमरे से हम किसी का फ़ोटो खींचते हैं दूर से, तो कहते हैं थोड़ा सा कैमरा खिसकाते, फिर ये करते वो करते हैं, तब लेते हैं कि फ़ोटो। उसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग का लॉजिक का क्वेश्चन है। अब देखिए, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। तो कौन सा समुच्चय जो भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि कांच का टूटना, गेहूँ पीसना और पानी उबालना, ये सब क्या है, ये सब भौतिक समुच्चय। देखिए कौन सा समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय भौतिक परिवर्तनों का, ठीक है, समाविष्ट है। इसमें कौन कौन सा, कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। इस आधार पर कांच का टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना आदि भौतिक परिवर्तन को क्या करता है, समाविष्ट करता है। ठीक है, गेहूँ पीसना क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। कांच टूटना ये भी, ये सब ऐसे याद रखना। अब जैसे एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नज़दीक लाई है। इस किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी, किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी, तो बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। धन की आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की हो। अब देखिए एक लड़की है, ठीक है, एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल के महीन धारा के निकट लाई। जल की धारा धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित छड़ दोनों की ओर मुड़ेगी। बस इतना पॉइंट याद रखना है। अब देखिए जैसे कि रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, जो 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर की चाल से गमन करती है। 10 मिनट में कितना पहुंच रही है, 48 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है। अब आप सोचिए औसत चाल क्या है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दे दिए आपके, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 33 किलोमीटर हावर, ठीक है, किलोमीटर घंटा। अब देखिए ऑफिस में वो 22 किलोमीटर घर से चली, ठीक है। चाल का आप सूत्र लिखेंगे दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, 22 गुना ये हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है। 48 बराबर दूरी बट्टे 10 और 60, 48 गुना 60, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना बताया उसने, 48 किलोमीटर यहाँ पर बताया, तो 48 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। फिर 60 का गुणा करेंगे, बराबर है यहाँ पर गुणा करके 8 किलोमीटर आ जाएगा। टी बराबर 14/56, 1/4, 22 - 8, 14 किलोमीटर औसत चाल करके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 33 किलोमीटर हावर। इस प्रश्न को आप खुद भी सोल्व कर लेना। देखिए चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्वपातन, ठीक है। बाकी अगर शामिल हो, ठीक है, ये कट कर दो। अब देखिए इससे पढ़ते, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक होगी, तो यहाँ पर निस्यंदन भी होगा, निस्तारण भी होगा, ठीक है, यहाँ अवसादन भी होगा। और अगर आपसे पूछ ले नहीं होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उद्वातन, ठीक है। ऐसे अब जैसे कि चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में उद्वापतन सहायक नहीं होगा, ठीक है। उद्वापतन क्या है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को उद्वापतन कहते हैं, ठीक है। पदार्थ का कोई ठोस अवस्था है, ठीक है, और फिर उससे हम क्या करेंगे, वाष्प अवस्था में, जब वाष्प, ठीक है, वाष्प, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक है, यहाँ गैस चल रही है, खाना बनना है। अब यहाँ से हमने खाना बन के रख दिया, अब इसमें से हवा जाकर वाष्प में ऊपर उड़ जाएगी, तो कुछ हाथ तो पड़ा ही नहीं हम लोगों के, ठीक है। तो इसी वाष्प को, ठीक है, इसको हम ऊर्ध्वापतन मतलब ऊपर, ऐसे आपको याद रखना। ऊर्ध्वापतन क्या पूछ ले फिर से, तो हम जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, हमने खाना बनाया, आँच चला दी,
इसमें खाना बनाए, इसमें से जो भाप निकल रही है, भाप जो निकल रही है ऊपर उड़ रही है, मतलब ऊर्ध्वाधर, ऐसे याद रखना है। अतः इस विधि द्वारा चाक और पानी के मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता। निस्यंदन निस्तांतरण अब साधन मिश्रणों में उपस्थित उनके अवयव को पृथक्करण करने की विधियाँ, अतः चाक और पानी के मिश्रण को इन विधियों द्वारा अलग या पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए, कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई हैं। उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए। तो जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चरण एक रासायनिक परिवर्तन और चरण बी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे कि कॉपर सल्फेट पाउडर गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई जिसमें नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। दिया चरण एक रासायनिक परिवर्तन, जबकि विलयन को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल का पृथक्करण होना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे कि किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए, सही कथन को आपको पहचानना होगा। तो ये आपको बहुत सारे दे दिए हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट होंगे, ए और बी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। देखिए, छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये इस बात को नोट कर लेना। हर कोई एग्जाम जैसे कि कोई भी प्रश्न है प्रकाश से संबंधित, छाया से संबंधित, आपका ऐसे ही इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता नहीं। छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने के अवधारणा से साझा की गई जा सकती है, ये भी गलत। यहाँ पर जो आपके ये दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को नोट करना है आपको। अब इसको हम व्याख्या देंगे इसकी पूरी। देखिए, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में कथन सत्य हैं। देखिए, छाया का साइज प्रकाश स्रोत, ठीक है, और वस्तु के पीछे की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प पर चयन करें। देखिए, S1, सितार के तारों को कसने से इसे उत्पन्न ध्वनि का तारतत्व कम हो जाता है। S2, ध्वनि का तारतत्व दूरी में तनाव पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारतत्व है दूरी में तनाव पर निर्भर करता है। अब आप सोचिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, सी ऑप्शन, S गलत है और S2 सही है। यहाँ पर S1 यहाँ पर गलत हो जाएगा, S1 आपका गलत हो जाएगा, S1 आपका गलत हो जाएगा, S2 आपका सही हो जाएगा। सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारतत्व कम हो जाता है। अब हम तार कसेंगे तो ध्वनि क्या होगी, तेज होगी ना, तेज होगी। ढीला करेंगे तो कम होगी। जैसे कि ढोलक ही मान लो, ढोलक में जो लगी होती हैं, इनको हम जब कसते हैं तो बढ़िया आवाज़ निकलती है। जब हम ढोलक बजाने बैठती हैं ना, महिलाएं ढोलक बजाने बैठती हैं तो भैया वो पहले से कस लेती हैं ढोलक को, जिससे कि कड़क आवाज़ आए, बढ़िया आवाज़ आए। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो इस वजह से ये वाला जो कथन है S1 ये गलत हो जाएगा, और ये वाला ध्वनि का तापमान डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो हाँ, तो करेगा ही, इस पर करेगा ही, तो इस वजह से सही है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब जैसे कि ये हो गया, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना होगा। यहाँ पर तो आपके ऐसे बड़े बड़े कथन दे दिए हैं, और यहाँ पर आपका कथन होगा डी ऑप्शन राइट। देखिए, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से क्या है, उच्चतर है। जो बलुआ मृदा है उसमें पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से क्या है, उच्चतर है। अब देखिए, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो मिट्टी से संबंधित आप एक वीडियो देख लेना, ठीक है, मिट्टियों से संबंधित, और उसके शॉर्ट नोट बना लेना। एक प्रश्न आपके मिट्टी से जरूर आएगा। ठीक है, जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित भी हो सकता है, साइंस से भी संबंधित हो सकता है, भूगोल से भी संबंधित हो सकता है। ये सब पॉइंट जो मिट्टी है ये आपका सभी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हमने आपको बता ही दिए। तो दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी से रिसने की दर से क्या उच्चतर होती है। परकोलेशन रेट पर वह दर जिस पर मिट्टी पानी को अपने अंदर से गुजरने या रिसने देती है। चिकनी मिट्टी बहुत सघन होती है, इसलिए चिकनी मिट्टी में पानी का रिसाव दर सबसे कम होता है। तो चिकनी जो मिट्टी है उसमें पानी का दर का रिसाव क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है।
एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? स्विच बंद करने पर क्या होगा बताओ, क्या होगा? तो सी ऑप्शन, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। अब ये क्या भाई, देखिए पूरा पढ़ते हैं। एक शिक्षक ने तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को, एक तांबे का तार है, उसका एक लंबा टुकड़ा है, इस प्रकार से देखिए अब बना दी, ये हो गया ठीक है। टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। एक जो लोहे की कील है इसमें आपको लपेट दिया उसने तार, ठीक है। लपेटा। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया है, ठीक है। स्विच बंद करने पर लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। उपयुक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रभावित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो कैसा व्यवहार करेगी? अस्थायी चुंबक की तरह, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और ये कह रहा है जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि चुम्बक है, ये चुम्बक है, ठीक है, ये चुम्बक है और ये लोहा धरा, तो ये इसके यहाँ चिपक के आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हमने तांबे का तार लिया और उस कील में लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक बोर्ड है, बोर्ड है, ठीक है, लाइट का बोर्ड है और इसमें इसको कनेक्ट कर लिया। तो ये भी जो लाइट का जो बोर्ड है ये भी एक चुम्बक की तरह इसके साथ कार्य कर रहा है, ठीक है। ये बात ये कह रहा है अपनी भाषा में। तो अपन को ऐसे ही लॉजिक लगा लगा के प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी देखिए, ए और बी देखिए। इसके और सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उन पहलों की पहचान करना जो अपनाए गए तरीके के लिए और उसके खिलाफ हैं, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना गलत, दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना ये भी गलत। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार देखते हैं। जैसे कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, आलोचनात्मक सोच का तात्पर्य है कि किसी वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना है, ठीक है। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित क्रिया पर जोर देना होता है। देखिए, आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करने की इच्छा, ठीक है। उन पहलुओं की पहचान करना जो अपनाए गए तरीकों के लिए और उसके खिलाफ हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना। आलोचनात्मक पर आप अपने दोनों पॉइंट को लिख लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी प्रश्न को हम तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, कोई देगा प्रश्न को यही वाला करेगा, लेकिन ये नहीं है, आपका ये वाला है। तो इस प्रश्न को आप गलती से गलत ना कर पाएँ, सही कर लें। तो इस वजह से ये जो पॉइंट हैं दोनों को नोट करना। अब जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता? अब आपके पास इतने दे दिए गए हैं, तो नहीं करता तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला आपका आंसर नहीं पूछा था, तो ये वाला राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूरा देखें, एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यह कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता। वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्पष्टता एवं प्रामाणिकता की जांच के लिए सिद्धांत का परीक्षण किया जाना चाहिए होता है, ठीक है। अब जैसे कि कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए, विज्ञान की सराहना के बारे में, विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज के लिए, विज्ञान मुक्त और निष्पक्ष और विज्ञान के सामाजिक प्रयास। तो बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है। प्रकृति का पूछ लिया जाए तो आप विज्ञान के सामाजिक प्रयास
विज्ञान के सामाजिक प्रयास पर आपको सही करना है। विज्ञान के सामाजिक प्रयास विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि विज्ञान किसी भी समाज के लोगों को गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त कर उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करता है। विज्ञान की पाठचर्या विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी। देखिए, ये समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कार्य विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन, यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। ठीक है, अब बाकी ये क्या है? विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है? नहीं। यह विज्ञान पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है? नहीं। तो आपका ए और बी राइट हो जाएगा। देखिए, विज्ञान की पाठचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की आवश्यकता इसलिए है कि यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कार्य विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती है, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। यह शिक्षार्थी को विज्ञान को ऐतिहासिक रोग निवारक के रूप में देखने में मदद करता है। देखिए, अब जैसे क्वेश्चन है नीचे दिए गए, तो S1 और S2 विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट होता है जब कोई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं। जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? S1 और S2 दोनों सत्य हैं। S1 S2 की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है। प्रतिमान बदलाव अक्सर तब होता है जब कोई नई तकनीकी, नई सिद्धांत या नई खोज प्रस्तुत की जाती है। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थॉमस कुहन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में कहा है कि प्रतिमान परिवर्तन एक प्रचलित विज्ञान ढांचे में क्रांति की विशेषता। अतः S1 सत्य है जब प्रमुख प्रतिमान जिसके तहत सामान्य रूप से स्वीकृत विज्ञान से संबंधित कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत क्या हो जाता है? संकट अवस्था में होता है। कथन 2 भी सत्य है और कथन 1 भी सही है। अब जैसे कि कक्षा की विज्ञान की NCERT कक्षा 7, ठीक है, कक्षा 8 लिखा, ठीक है, कक्षा 8 की NCERT की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। जैसे कि बहुत बड़े उदाहरण दे दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। विज्ञान अनुभाविक प्रमाण पर आधारित होता है। विज्ञान है वो अनुभाविक प्रमाण पर आधारित होता है। जैसे कि इसको पूरा पढ़ लेते तब कुछ समझ में आएगा। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ी से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध का कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश को एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही प्रघटना जो बादल में हो रहा है, एकदम बिजली कड़कने लगती है। और फिर सर्दियों में हम जब वैसे कपड़े पहनते हैं लाइलॉन टाइप के, ठीक है, तो उसमें आग देखने को मिलती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये विज्ञान अनुभाविक प्रमाण पर आधारित है, ठीक है। जैसे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया उदाहरण विज्ञान के उन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिससे यह पता चलता है कि विज्ञान अनुभाविक प्रमाण पर आधारित है, क्योंकि प्रस्तुत उदाहरण में यह दर्शाया गया है कि तड़ित और आवेश के संप्रत्यय की समझ लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है, क्योंकि उन्हें इसके अनुभविक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आपके छात्रों के मध्य सहायक होगी? वो कौन सी होगी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। A C D राइट होगा। A C और D। देखिए, ए में क्या है? जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज हो। जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज हो। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना। और भी क्या कह रहा है? मैं देखिए, शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांतों को याद करना हो तो ये सब वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां छात्रों के मध्य सहायक होंगी। देखिए, जांच के माध्यम से तत्काल पर्यावरण की खोज।
ठीक है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग और खुले विचारों के माध्यम से सत्य के मूल्यों को बढ़ावा देना, शिक्षार्थियों को विज्ञान की अवधारणा और सिद्धांतों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब। अब देखिए, आप कक्षा में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप विद्यार्थियों से कहते हैं लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आंध्र वायु आवश्यक है। आंध्र वायु आवश्यक, इस प्रकार से कह रहे हैं। आपका एक विद्यार्थी आपसे एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके इस प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे दोस्तों? आप सोचिए, आप क्या उत्तर देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणाम को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी के क्या करेंगे? साझा करेंगे। हाँ, आप जैसे कि आपसे उसने पूछा, ठीक है, तो वो कहता है चलो जाओ आप अपने घर, या हम यहीं कुछ एक्सपेरिमेंट या अभिकल्पना कर रहे हैं, उनका करके देखेंगे, पता चले तो लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। ऐसे करके आप समाधान करेंगे। कक्षा में लोहे पर जंग लगना अवधारणा की चर्चा करते समय विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न, क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उसमें जंग लगेगा, का उत्तर देने के लिए आप विद्यार्थी को विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणाम को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे, ठीक है, सहायता करेंगे। इससे विद्यार्थी को स्वयं करके सीखने और निष्कर्ष प्राप्त करने में क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का उपयोग करना चाहता। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, ACV। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ACV, ए, ठीक है। आपका सबसे पहले एक नंबर पर ए, फिर दूसरे नंबर पर सी और तीसरे नंबर पर बी होगा। देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी को निम्नलिखित अज्ञात नमूने जैसे ABCD दिए गए, जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत है। चीनी, नमक, फिटकरी और रेत, 4 चीज़ होंगी, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? दूसरे नंबर पर आप क्या करोगे? विद्यार्थी पदार्थों के ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण विभिन्न द्रवों में करते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आप क्या करोगे? तीसरे नंबर पर आपका जो नंबर है बी, देखें, विद्यार्थी को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई है कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने और इसलिए वे विभिन्न प्रकार से घुलते हैं। इस प्रकार से आपको लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच भागम का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए कार्य को करने का सही क्रम देखिए। विद्यार्थी को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए, ठीक है, जैसे कि चीनी, नमक, फिटकरी और रेत। फिर विद्यार्थी अपने ABCD की घुलनशीलता का परीक्षण खुद द्रव में करेंगे, कौन जल्दी घुल रहा है, कौन देर में घुल रहा है, ये सब, ठीक है। फिर विद्यार्थी को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता करेंगे कि विभिन्न परमाणु से बने और वे विभिन्न प्रकार से घुल रहे हैं, इस वजह से घुल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता है? लोकतांत्रिक विज्ञान का चित्रण नहीं करता है, तो बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखिए, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकार की भूमिका निभाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, नहीं करता है, तो इस वजह से ये हो गया। बाकी में इसकी व्याख्या देखें। विज्ञान के लोकतंत्रीकरण कक्षा का आवाज़, प्रतिनिधित्व और भागीदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से जीने में क्या कर रहा है? संलग्न कर रहा है। ऐसी कक्षा में शिक्षक निर्णय लेने में अपनी जिम्मेदारी साझा करते हैं। समानता और छात्र केंद्रितता शिक्षा प्रदान करना प्रभावी संचार के लिए वातावरण बनाते हैं। सभी छात्रों को महत्व देते हैं, उनके साथ समान व्यवहार करते हैं तथा सभी छात्रों को रखने के लिए नैतिक अधिकारों की भूमिका निभाना एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता है। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बोला है ये आप नोट कर लेना नीचे वाला, इससे आपको ये चीज़ें रिपीट आपके दिमाग में रह जाए।